नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। दोस्तों, अभी हम आप लोगों के साथ जितने भी क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को आप एक डायरी में नोट कीजिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप इसे एक डायरी में नोट कीजिए और उसको याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। चाहे वो आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम्स हो, ये सभी क्वेश्चन आपको उस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ये सभी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसी क्रम में बढ़ते हैं, आज देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है वर्नियर हाइट गेज को विनिर्दिष्ट किया जाता है। यानी वर्नियर हाइट गेज को किसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाता है? क्या बीम की ऊंचाई, बीम की चौड़ाई से। दूसरा है मेन स्केल की ऊंचाई से। ऑप्शन सी कह रहा है स्क्राइबर की लंबाई से। ऑप्शन डी कह रहा है बेस की ऊंचाई से। देखिए वर्नियर हाइट गेज को कह रहा है, इसका नाम ही क्या है? वर्नियर हाइट। हाइट मतलब क्या? ऊंचाई, ऊंचाई वाला गेज। तो इसके जो मेन स्केल की जितनी ऊंचाई होगी, जितनी बीम की ऊंचाई होगी, उससे इसको क्या करते हैं हम लोग? निर्दिष्ट करते हैं। तो बीम की चौड़ाई से नहीं किया जाता है, बीम की ऊंचाई मतलब मेन बीम पर क्या होता है? मेन स्केल दर्ज हो जाता है। क्या रहता है? मेन स्केल अंकित रहता है। इसलिए मेन स्केल की ऊंचाई जितनी होगी वह वर्नियर हाइट गेज की ऊंचाई होगी, चाहे वह 300 mm की हो या 150 mm की हो, ठीक है। जितनी मेन स्केल की ऊंचाई होगी उतना वर्नियर हाइट गेज की ऊंचाई होगी और उसी के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। प्रश्न कह रहा है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में 23 डिग्री को कितने वर्नियर डिवीजनों में बांटा जाता है? कितने डिवीजनों में बांटा जाता है? देखिए वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर में क्या होता है? दो तरफ निशान बने होते हैं। कितने तरफ? दो तरफ। एक राइट से लेफ्ट और दूसरा होता है लेफ्ट से राइट। लेकिन जो है इस पर निशान जो बने होते हैं 0 से 90 डिग्री तक एक दूसरे के अपोजिट बने रहते हैं। क्या बने रहते हैं? एक दूसरे के अपोजिट, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। लेकिन जो कि इसके 23 डिग्री को हम लोग 23 डिग्री को क्या करते हैं? जहां से शून्य अंक होता है वहां से 12 दाहिने साइड है, 12 बाएं साइड। ये डिवाइड क्या रहता है? क्या रहता है? डिवाइड क्या रहता है? तो इसमें ऑप्शन देखिए कितने वर्नियर डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए में ही दिख रहा है हमें 12 भागों में। कितने भागों में? 12 भागों में। ऑप्शन ए को हम क्लिक करें, ठीक है। यह बोल रहा है मीट्रिक माइक्रोमीटर की सूक्ष्मता होती है, यानी कि मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? मीट्रिक माइक्रोमीटर के द्वारा कम से कम माप कितनी ली जा सकती है? ऑप्शन ए कह रहा है 0.01 mm, ऑप्शन बी कह रहा है 0.001 mm, ऑप्शन सी कह रहा है 0.02 मिलीमीटर और ऑप्शन डी कह रहा है 0.002 मिलीमीटर। देखिए मीट्रिक माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है वह होता है 0.01 मिलीमीटर। कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। यदि वर्नियर माइक्रोमीटर की बात करता तब होता 0.001 मिलीमीटर और 0.02 जो है कि वर्नियर हाइट गेज का जो है यह लिस्ट काउंट है, ठीक है। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर। चलिए इस क्वेश्चन में अभी देखिए, इस क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं बिना वीडियो को स्किप किए, बिना वीडियो को आगे बढ़ाए आप इसका आंसर दीजिए, क्योंकि अभी हमने तुरंत आंसर बताया इसका। यदि आप पिछले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से आपने समझ लिया पिछले क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। क्या बढ़े अब आगे? चलिए देखते हैं मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या जुड़ गया? वर्नियर आउटसाइड। अभी पिछले क्वेश्चन को हमने पढ़ा मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, उसमें वर्नियर नहीं लगा हुआ है, उसमें वर्नियर नहीं लगा हुआ, तो इसमें क्या वर्नियर लगा हुआ है। तो वर्नियर लेने से क्या होता है? चेंज हो जाता है लिस्ट काउंट। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर का जो है लिस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर होता है, जबकि मीट्रिक वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर होता है। वर्नियर हाइट गेज का लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर होता है और ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है यह स्टील रूल का लिस्ट काउंट है। 0.50 किसका लिस्ट काउंट है? स्टील रूल का लिस्ट काउंट है, ठीक है। तो इसमें वर्नियर आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कौन सा हुआ? ऑप्शन बी 0.001 मिलीमीटर। कितना हुआ? 0.001 मिलीमीटर। इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है डायल टेस्ट इंडिकेटर में निम्न में से किस मैकेनिज्म का प्रयोग होता है? किस मैकेनिज्म का प्रयोग होता है? किसमें? डायल टेस्ट इंडिकेटर में, जिससे प्लंजर की लीनियर मोशन को पॉइंटर की रोटरी मोशन में बदला जा सकता है। लीनियर मोशन को किस में कन्वर्ट करना है? रोटरी मोशन में। किस मोशन में कन्वर्ट करना है? रोटरी मोशन में। देखिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और याद कीजिए। हम बार बार आपसे ऐसा क्यों करते हैं? देखिए ये क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन बड़ा है, इसको लिखने में आपको टाइम लग सकता है। लड़के क्या करते हैं? सिर्फ वीडियो देखते हैं, रिस्पॉन्स तो आप हमें दे रहे हो, लेकिन मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इससे कुछ सीख लो, आप सीखो और पूरा बोनाफाइड हो जाओ अच्छी तरह से, ताकि आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आए तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सिर्फ वीडियो देख लेते हो और स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, आंसर उसका देख लेते हो बस आगे बढ़ जाते हो। ऐसा नहीं करना भाई, आप लिखो, पढ़ो, याद करो, लिखो, पढ़ो और याद करो, तभी कुछ होने वाला है, तभी कुछ होगा भी।
चलिए देखिए, ऑप्शन ए में कह रहा है स्क्रू थ्रेड मैकेनिज्म, ऑप्शन बी कह रहा है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ऑप्शन सी कह रहा है रैक एंड पिनियन मैकेनिज्म, ऑप्शन डी कह रहा है हाइड्रोलिक मैकेनिज्म। देखिए पॉइंटर की रोटरी मोशन में जब बदला जाता है, ठीक है, तब वहां पर रैक और पिनियन मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? रैक और पिनियन मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा प्रतिदिन जो एक लाइव टेस्ट कराया जाता है, प्रतिदिन ऑनलाइन लाइव टेस्ट होता है, इस ऑनलाइन टेस्ट में जरूर भाग लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आप ऐसा प्रैक्टिस कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आप भूल ना पाए। यदि आप भूल गए तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको भूलना नहीं है। भूलने के लिए क्या करना होता है? छोड़ देना होता है। और नहीं भूलने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब तक आप बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। स्ट्रांग होने के लिए आप क्या कीजिए? ऑनलाइन लाइव टेस्ट में जरूर भाग लीजिए। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है मेटल पार्ट्स के बीच क्लियरेंस मापने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है? किसको मापना है? क्लियरेंस को मापना है। ऑप्शन से कैलिपर गेज, ऑप्शन बी फीलर गेज, ऑप्शन सी है स्नैप गेज, ऑप्शन डी है रेडियस गेज। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जा चुका है प्रीवियस में, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। क्लियरेंस मापने के लिए हम लोग क्लियरेंस गेज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? क्लियरेंस गेज का। तो क्लियरेंस गेज फीलर गेज का दूसरा नाम है। किसका नाम है? क्लियरेंस गेज का दूसरा नाम क्या है? फीलर गेज। या कह सकते हैं क्लियरेंस गेज को हम लोग थिकनेस गेज भी कहते हैं या फीलर गेज भी। इसका 3 नाम होता है। एक हो गया थिकनेस गेज। कौन सा गेज हो गया ये? थिकनेस गेज। और इसको कौन सा दूसरा नाम कहते हैं हम लोग? क्लियरेंस गेज। क्योंकि आप क्लियरेंस को मापता है। क्या करता है? क्लियरेंस को मापता है। क्या करता है? क्लियरेंस को मापता है, ठीक है। दोस्तों ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा ई बुक जो कि आप लोग के लिए काफी उपयोगी है, इसको परचेज कर लें। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आपको परचेज करने में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो स्क्रीन पर जो ये नंबर आपको शो किए जा रहे, दिखाए जा रहे हैं, इस पर आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है गेजों को निम्न में से किस धातु से बनाया जाता है? गेज को जैसे रेडियस गेज हो गया, फिलर गेज हो गया, फिलेट गेज हो गया, बोर गेज हो गया, स्मॉल हॉल गेज हो गया, किस धातु से बनाया जाता है? किस धातु से बनाया जाता है? क्या उसे माइल्ड स्टील से बनाया जाता है, या उसे एलॉय स्टील से बनाया जाता है, कास्ट आयरन से बनाया जाता है, कास्ट स्टील से? देखिए माइल्ड स्टील में क्या होता है कि इस माइल्ड स्टील का कोई यदि गेज बनाएंगे तो वह बार बार जो है उसका प्रयोग करने से वो क्या हो सकता है? घिस सकता है। लेकिन एलॉय स्टील में ऐसा नहीं होता। कास्ट आयरन के द्वारा जो है कि किसी भी जॉब की, किसी भी मशीनिंग पार्ट्स की बॉडी बनाई जाती है। कास्ट स्टील के द्वारा भी क्या हो जाता है? किसी मशीनिंग पार्ट्स की बॉडी बनाई जाती है। लेकिन एलॉय स्टील में क्या होता है? इसका प्रयोग जो है कि घिसने या जो है एलॉय स्टील घिसने का, खरोंचने का विरोध करती है। क्योंकि बार बार जॉब को जब चेक करेंगे तो उसमें घिसावट आ सकती है, उसका लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकता है। एलॉय स्टील में क्या है? लॉन्ग लाइफ होता है। साथ ही साथ यह घिसने और खरोंचने का क्या करती है? विरोध करती है। इसलिए गेज को एलॉय स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 8 में यह पूछा जा रहा है छोटे साइज के सुराख के अंदरूनी व्यास को मापने व चेक करने के लिए निम्न में से किस गेज का प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा है? किस गेज का प्रयोग किया जाता है? क्या चेक करना है? सुराख के अंदरूनी व्यास को, सुराख के अंदरूनी व्यास को, इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए कह रहा है। जैसे यह कैप है, इसके इंटरनल व्यास को चेक करना है। किसके व्यास? इसके इंटरनल व्यास को, इंटरनल डायमीटर को क्या करना है? चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग किया जाता है? क्या प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है? प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है चेक करने के लिए, इंटरनल व्यास को चेक करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है रिंग गेज, ये जो है किसी जॉब के बाहरी व्यास को चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्मॉल होल गेज का, स्मॉल होल गेज का भी प्रयोग क्या किया जाता है? हॉल के सुराख को चेक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी कहता है वायर गेज का प्रयोग। देखिए वायर गेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? वायर गेज की मोटाई, वायर की मोटाई को चेक करने के लिए, थिकनेस को चेक करने के लिए। देखिए ऑप्शन ए और सी में क्या कंफ्यूजन है। प्लग गेज का भी प्रयोग कहाँ करते हैं? छोटे व्यास के इंटरनल डायमीटर को चेक करने के लिए, छोटे व्यास वाले। और स्मॉल होल गेज का भी प्रयोग कहाँ किया जाता है? छोटे साइज के सुराख के अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए। लेकिन प्लग गेज के द्वारा तो बड़े व्यास को भी चेक किया जा सकता है, लेकिन कह रहे छोटे साइज मतलब कम से कम सुराख वाले अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए स्मॉल होल गेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? स्मॉल होल गेज का। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन को आप क्लियर कर लीजिए। स्मॉल होल गेज के द्वारा जो है 3.2 मिलीमीटर से 12.7 मिलीमीटर
मैक्सिमम 12.7, अब सोच लीजिए कितना छोटा है, 12.7 मिलीमीटर तक के व्यास वाले हॉल को चेक किया जा सकता है। ये क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हाई स्पीड स्टील के बने कटिंग टूल की कंपोजिशन 18:4:1 होती है। इसमें अनुपात 1 क्या इंगित करता है? पहले तो पूछ रहा है कंपोजिशन कितना है, 18:4 और 1 का। अब पूछ रहा है इन तीनों में से एक, मतलब ये तीसरे नंबर पर जो है एक, इसकी यह जो है क्या इंगित करता है, किसको सूचित कर रहा है? ऑप्शन ए में है क्रोमियम, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी कह रहा है कोबाल्ट, ऑप्शन डी कह रहा है वेनेडियम। देखिए मैं आपको बता देता हूं 18, 4 और 1 यह किसका कंपोजिशन है? हाई स्पीड स्टील का। किसका कंपोजिशन है? हाई स्पीड स्टील का। इसको शॉर्ट में हम लिख रहे हैं HSS, हाई स्पीड स्टील। इसकी कंपोजिशन है 18, 4 और 1। 18 जो होता है, 18 यह टंगस्टन होता है, किसको सूचित करता है? टंगस्टन को। 4 क्रोमियम को, 4 किसको सूचित करता है? क्रोमियम को। और एक सूचित करता है वेनेडियम को। किसको सूचित करता है? वेनेडियम को। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, 18, 4 और 1 तीनों को क्लियर कर रहा हूं मैं। 18 कौन सा है? टंगस्टन। 4 कौन सा है? क्रोमियम। 1 कौन सा है? वेनेडियम। ऑप्शन डी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं? ऑप्शन डी की ओर। देखिए इसके अलावा हाई स्पीड स्टील से संबंधित में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 18, 4 और 1 के रेशियो के बावजूद हाई स्पीड स्टील में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? कार्बन की परसेंटेज मात्रा इसमें पूछा जाता है। यह बहुत बार पूछा जा चुका है। यह होता है 0.7%। कितना होता है? 0.7%। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न में पूछा जा रहा है पिग आयरन का उत्पादन करने के लिए निम्न में से किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? निम्न में से किस फर्नेस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से है ब्लास्ट फर्नेस, ऑप्शन बी है क्यूपोला फर्नेस, ऑप्शन सी है ओपन हर्ट फर्नेस, ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। देखिए दोस्तों, ब्लास्ट फर्नेस तो होता है, क्यूपोला फर्नेस तो होता है। फर्नेस के मामले में ब्लास्ट फर्नेस होता है, क्यूपोला फर्नेस होता है, लेकिन ये ओपन हर्ट फर्नेस नहीं होता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस नहीं होता है। देखिए ये इलेक्ट्रिक ओपन हर्ट जो है मेथड होता है, इलेक्ट्रिक आर्क क्या होता है? मेथड होता है। यदि आप एक्टिव नहीं रहिएगा एग्जाम में, एक्टिव नहीं रहिएगा, जो स्टूडेंट्स मन लगा करके नहीं पढ़े, ध्यान से नहीं पढ़े, तो वो क्या करेंगे? सी या डी को ऑप्शन लगा देंगे और उसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए आपको क्या रहना है? अपने माइंड को एक्टिव रखना है, एक्टिव रख करके ही कोई काम कीजिएगा। तो ऑप्शन सी और डी हमारा, इसको नेग्लेक्ट कीजिए। चलते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की ओर। पिग आयरन का प्रयोग जो है हम लोग पिग आयरन का उत्पादन जो है हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। किसमें करते हैं? ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। ऑप्शन ए में ही हमारा क्लियर है। लेकिन अब यहाँ देख लीजिए क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला फर्नेस का उत्पादन जो है कास्ट आयरन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कास्ट आयरन का उत्पादन करने के लिए। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, दोनों को लेकर के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ब्लास्ट फर्नेस में कौन सा उत्पादन होता है? पिग आयरन। और क्यूपोला फर्नेस में किस आयरन का उत्पादन होता है? तो कास्ट आयरन। इसको घुमा करके भी पूछ देता है कि कास्ट आयरन का उत्पादन किस फर्नेस में किया जाता है? तो क्यूपोला फर्नेस में। अब जैसे यहाँ पूछा पिग आयरन का उत्पादन, तो ब्लास्ट फर्नेस में। या पूछेगा ब्लास्ट फर्नेस में किस आयरन का उत्पादन किया जाता है? तो पिग आयरन का। इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करता है? घुमा करके पूछा जाता है। और लड़का जो है कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, कभी किताब उलट करके नहीं देखा है, कोई क्वेश्चन उलट करके नहीं देखा है, कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उलट करके नहीं देखा है, गलती करके ना आएगा एग्जाम में, कि गलत करके नहीं आएगा, बिल्कुल गलत कर देगा वो। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि हमारी यह वीडियो जो है कि आप लगातार देखते रहिए। आपको एग्जाम्स में किसी भी क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी, किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होगी, माइंड भी आपका एक्टिव रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल को। इसके साथ ही मैं आपसे आज आज्ञा लेता हूं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।